haunted trip. कबीर बस में बैठे सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। कबीर पिछले 3 सालों से पुणे में ही रह रहा था। वो कभी हिमाचल नहीं गया था, पर उसका ये सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। सब बच्चे खुश थे, हंसी मजाक, गाने और शोर। शाम होते होते बस शिमला के करीब पहुंच रही थी, तभी अचानक बस से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी। रात बहुत हो चुकी थी, तो सभी शिक्षकों ने मिलकर फैसला लिया कि वे पास के ही एक होटल में रात बिताएंगे। सुबह मिस्त्री को बुलाकर बस ठीक करवाएंगे और फिर शिमला के लिए निकल पड़ेंगे। वो होटल पहाड़ों और देवदार के ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट। टीचर्स ने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया। डिनर के बाद सब अपने कमरों में चले गए। कबीर के साथ 2 और दोस्त थे, आदित्य और सान्या। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कबीर खुश था क्योंकि ये पहली बार था जब वो पहाड़ों में आया था। रात के सन्नाटे में उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दूर घने जंगल के बीच एक झील चमक रही थी। चांद की रोशनी में बिल्कुल रहस्यमयी लग रही थी। सान्या बोली, पता है पिछली ट्रिप में 2 सीनियर बच्चे ऐसे ही झील देखने गए थे और अगले दिन सबकी नजरों में हीरो बन गए थे। आदित्य हंसकर बोला, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? तीनों ने ठान लिया, आज रात वो भी कुछ थ्रिलिंग करेंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, तीनों चुपचाप कमरे से निकल पड़े। पहले तो झील पास ही लग रही थी, पर आधा घंटा चलने के बाद भी वो पहुंचे नहीं। सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। कबीर ने मोबाइल देखा, कोई नेटवर्क नहीं। तीनों ने तय किया कि अब वापस लौटना चाहिए। फोन की फ्लैशलाइट से रास्ता ढूंढते हुए सान्या और आदित्य थोड़ा आगे बढ़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर वहां नहीं था। कबीर, आदित्य ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। तभी झाड़ियों के पीछे से दौड़ने की आवाज आई। दोनों डर गए, मगर कबीर को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वो आवाज का पीछा करते गए। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई और फिर सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ी। कबीर था। वो मिट्टी खोद रहा था, बिल्कुल चुपचाप। कबीर, सान्या चिल्लाई। वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और अगले ही पल कबीर ने जोर से चीख मारी और आदित्य को धक्का देकर दूर फेंक दिया। कबीर के चेहरे पर अब कोई इंसानी भाव नहीं था। वो किसी और के वश में लग रहा था। सान्या रोते हुए बोली, कबीर प्लीज होश में आओ। लेकिन कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा और फिर वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद कबीर की आंखें खुली। वो हाँफ रहा था और धीरे धीरे बोला, वो झील से कोई बुला रहा था। अचानक सान्या नीचे झुक गई। आदित्य ने सोचा वो कबीर की मदद कर रही है, पर तभी सान्या ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं। सान्या! आदित्य घबरा गया। सान्या चीखती हुई जंगल की तरफ भागी। आदित्य और कबीर उसके पीछे दौड़े, झाड़ियों को चीरते हुए, ठंडी हवा में कांपते हुए। तीनों एक पुराने जर्जर घर तक पहुंच गए। अंदर का दृश्य किसी दुःस्वप्न जैसा था। सान्या हवा में लटकी हुई थी और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, सफेद बाल बिखरे हुए और आंखें बिल्कुल काली। औरत बड़बड़ाने लगी, मेरी जमीन, मेरा घर। कबीर और आदित्य के कदम जड़ हो गए। अचानक वो औरत चीखी और रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ी। दोनों किसी तरह भागकर बाहर निकले। वो औरत दीवारों पर चढ़ती हुई, छत से उलटी लटकती हुई उनका पीछा कर रही थी। दोनों भागते भागते झील के पास पहुंच गए। थोड़ी सी गलती में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे झील में गिर पड़े। कबीर के हाथ में आदित्य का हाथ था, पर धीरे धीरे वो हाथ फिसल गया और कबीर झील के भीतर गायब हो गया। आदित्य किसी तरह बाहर आया, पर जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। सान्या किनारे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अब भी काली थी, फिर सब काला और वो बेहोश। सुबह जब आदित्य की आंख खुली, वो अपने होटल रूम में था। बाहर पुलिस और बच्चे जमा थे। 2 सफेद चादरों के नीचे पड़े थे कबीर और सान्या के शव। पुलिस ने कहा शायद किसी जानवर ने हमला किया, पर पास के गांव वालों ने बताया कई साल पहले यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोगों ने उसकी जमीन छीन ली, उस पर जुल्म किया और उसकी लाश इस झील में फेंक दी।
उसके बाद से हर साल कोई ना कोई उस झील में गायब हो जाता है। कहते हैं वो आत्मा अब भी अपने बदले की तलाश में भटकती है। काश कबीर, सान्या और आदित्य को ये कहानी पहले पता होती तो शायद तीनों आज जिंदा होते।